आजकल के चोरों से तो गैस सिलेंडर भी महफूज नहीं, तो फिर चोरों ने ट्रेन की पटरियों को कैसे चोड़ा हुआ है? बात तो सही है। दरअसल ट्रेन की पटरी गायब करना सुनने में शायद आसान काम लगता है, लेकिन रियलिटी में एक काम इम्पॉसिबल है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे रेलवे ट्रैक कई कई किलोमीटर तक वन पीस में होते हैं और इन्हें काटना अपने आप में ही एक मुश्किल काम है। लेकिन अगर कोई इसे ग्राइंडर की मदद से काट भी दे तो 1 मीटर पटरी का वजन होता है 60 से 70 किलो, और अगर चोर 10 मीटर को भी कैरी करने लगे तो ये तकरीबन 700 किलो का वजन होता है, जिसे कैरी करने के लिए ट्रक की जरूरत पड़ती है। और अगर चोरों ने ट्रक का जुगाड़ कर भी लिया तो तब भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि ट्रेन की पटरी को डायरेक्टली तो कोई बेच नहीं सकता, तो उसे पिघला कर बेचा जा सकता है। लेकिन ये एक आम लोहा नहीं बल्कि हाई कार्बन मैग्नीज स्टील है, जिसे पिघलाने के लिए 1500 डिग्री सेल्सियस की ईंट की जरूरत पड़ती है, जो कि लोकल भट्टियों की इतनी कैपेसिटी नहीं होती। और अगर चोर फिर भी इसे डायरेक्टली बेचना चाहे तो हर पटरी पर अपना एक स्पेसिफिक कोड लगा होता है, जिस वजह से पुलिस चोर को इजीली ट्रैक कर सकती है और चोर को फिर 5 साल के लिए जेल में चक्की पीसना होगा। नंबर 5, ये एक ऐसी लकड़ी है जो तेज तर्रार गोली को भी आसानी से रोक सकती है, मगर शॉकिंग बात तो ये है कि ये भी एक नॉर्मल लकड़ी है। क्या बात कर रहे हैं? दरअसल लकड़ी में एक सब्सटेंस होता है जिसे लिग्निन कहा जाता है, और इस लिग्निन की वजह से लकड़ी एक सॉलिड मटेरियल है। और जब एक नॉर्मल लकड़ी को सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फाइड वाले सोल्यूशन में डालकर बॉयल किया जाता है तो लकड़ी को हीट मिलने पर इसके अंदर मौजूद लिग्निन निकल जाता है और लकड़ी नरम पड़ जाती है। और उसी टाइम जब इस लकड़ी को गर्म हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे प्रेस किया जाता है तो लकड़ी के अंदर मौजूद सेलुलोज अपने आप में कसकर एक मजबूत बॉन्ड बना देते हैं, जिसे फिर गोली भी पार नहीं कर पाती। नंबर 4, जापान की ये तलवार इतनी तेज और मजबूत है कि इस पर अगर कोई गोली भी चल जाए तो गोली तो स्मूथली कट हो जाती है, लेकिन ये तलवार वैसी की वैसी रहती है। दरअसल जापानीज लोग एंशिएंट टाइम में ब्रोंज के तलवार बनाया करते थे, और ब्रोंज की तलवार शार्प तो होती लेकिन उसके एजेस बहुत जल्द खराब हो जाते हैं, तो इसीलिए एंट्री हुई स्टील की तलवारों की, जिसके लिए सबसे पहले एक भट्टी में ढेर सारा चारकोल डाला जाता है, और चारकोल के बाद आयरन सैंड को धीरे धीरे उस भट्टी में डाला जाता है। और आयरन सैंड वो सैंड है जो जमीन पे मैग्नेट के साथ चिपक जाता है, तो उस आयरन सैंड में सही क्वांटिटी तक पानी डालकर इसे चारकोल वाले भट्टी में डाल दिया जाता है। और इस भट्टी का टेम्परेचर होता है 1500 डिग्री सेल्सियस, और आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1538 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आयरन सैंड में सिर्फ आयरन नहीं होता बल्कि इसके साथ होता है सल्फर, फास्फोरस और सिलिकॉन, और ये तीनों आयरन से भी कम टेम्परेचर पे पिघल जाते हैं, जिस वजह से इसे भट्टी के मुंह से जल्दी रिमूव किया जाता है। और दूसरी तरफ इस भट्टी में आयरन सैंड को लगातार 1 दिन के लिए कंटिन्यूअसली चारकोल डालकर गर्म किया जाता है, और 1 दिन बाद जब इस भट्टी को लिफ्ट किया जाता है तो पीछे रह जाता है स्टील का एक छोटा सा गोला। तो नेक्स्ट स्टेप में इस गोले से एक क्यूब लेकर इलेक्ट्रिक हैमर की मदद से इसकी कुटाई की जाती है जब तक ये थोड़ा पतला ना हो जाए, और पतला होने के बाद कट लगाकर इसे फोल्ड करके इसे अगेन पीटा जाता है, और इस प्रोसेस को 10 से 12 बार रिपीट किया जाता है, जिस वजह से तलवार को मिलती है वो मजबूती। और अब आखिरी स्टेप में बारी आती है तलवार को शार्प करने और पॉलिश करने की, और आप यकीन नहीं करोगे इसको पॉलिश करने और तेज करने में 1 महीने का टाइम लगता है, और तब जाके रेडी हो जाती है जापानीज तलवार कटाना। तो इतनी मुश्किल से बनने की वजह से कटानाज लाखों में बिकते हैं। नंबर 3, गाड़ियों के इस टेस्ट को मूज टेस्ट कहा जाता है, जिससे सभी कंपनीज की गाड़ियां कांपती हैं, क्योंकि इस टेस्ट को पास करने में बहुत सारी गाड़ियों की ये हालत हो जाती है। दरअसल ये एक कार स्टेबिलिटी टेस्ट है, जिसमें हाई स्पीड पर गाड़ियों को ऑब्स्टिकल से बचने के लिए लेन चेंज करना होता है। और इस टेस्ट का नाम मूज टेस्ट इसलिए है क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में ये मूज सड़क पे बहुत घूमते रहते हैं, और सम टाइम ये अचानक गाड़ी के सामने जंप भी कर देते हैं। तो उस टाइम गाड़ी की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कौन बचेगा और कौन मरेगा। तो उस सिचुएशन को देखते हुए इस मूज टेस्ट को इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसमें गाड़ियों को स्पीड नॉर्मल रख के जिगजैग तरीके से इन कौन से बचकर इस टेस्ट को पास करना होता है। और अगर कोई गाड़ी फेल हो जाए तो उसे बैन तो नहीं किया जाता, लेकिन उस गाड़ी की और उस कंपनी की वैल्यू थोड़ी गिर जाती है पब्लिक के नजरों में। नंबर 2, पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हो गया, ये बात तो सब जानते हैं, मगर क्या आप जानते हो पेट्रोल बनता कैसा है? नहीं। दरअसल पेट्रोल बनाने का प्रोसेस शुरू होता है जमीन से निकलने वाले इस काले चिपचिपे क्रूड ऑयल से, जिसे जमीन से निकालने के बाद एक डिस्टिलेशन टावर में डालकर गर्म किया जाता है, ताकि गर्म होने पर क्रूड ऑयल वेपोराइज हो जाए। और वेपोराइज होने के बाद जब ये ठंडा हो जाता है तो ये वापस से लिक्विड बन जाता है, और जो सबसे रिफाइन और हल्का वाला फ्यूल होता है वो ऊपर चला जाता है, और ये भी और गाढ़ा
वाला नीचे रह जाता है, जिसमें सबसे नीचे वाला होता है बिटुमेन, जिसे हमारे यहाँ डांबर कहते हैं और हम लोग इसका यूज रोड बनाने के लिए करते हैं। और इसके ऊपर आता है एवी ऑयल, जो कि बिल्कुल ब्लैक जेली की तरह सॉफ्ट सा होता है। इसका इस्तेमाल बड़ी बड़ी कार्गो शिप अपने फ्यूल की तरह करती है। और इससे ऊपर आता है डीजल, जो कि हम हेवी ड्यूटी व्हीकल और ट्रकों में यूज करते हैं। इससे ऊपर आता है केरोसिन, जो कि एरोप्लेन में यूज होने वाला फ्यूल होता है, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड पर भी नहीं जमता। तो केरोसिन के ऊपर आता है नेफ्ता, जिसका यूज एज अ फ्यूल नहीं बल्कि प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए किया जाता है। और नेफ्ता के ऊपर आता है गैसोलीन, यानी कि पेट्रोल, जो चाहे जितना भी महंगा क्यों ना हो जाए, फिर भी पाकिस्तानी लोग अपनी मोटरसाइकिल और गाड़ियों की टंकी भरवा कर चलते हैं। बात तो सही है। नंबर 1, इन मैसिव रॉकेट्स को लॉन्च करते वक्त स्पेस एजेंसीज रॉकेट पर लाखों लीटर की पानी क्यों छिड़क देते हैं? लेकिन आप कहोगे ये रॉकेट्स के नीचे से निकलने वाले आग को कंट्रोल करने के लिए ऐसे करते होंगे, मगर ऐसा नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? दरअसल लॉन्च के टाइम पर रॉकेट का इंजन 195 डेसिबल की साउंड जनरेट करती है, जिससे पास खड़े इंसान के कानों के पर्दे तो नहीं फटते बल्कि बंदा मर जाता है। और ये आवाज न सिर्फ इंसान को बल्कि रॉकेट को खुद भी नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि रॉकेट का साउंड जमीन से टकराकर वापस रॉकेट पे लगती है, जिससे रॉकेट के अंचर पंचर डिले हो जाते हैं और रॉकेट लॉन्च से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस तरह की हादसों से बचने के लिए स्पेस एजेंसीज लॉन्च के टाइम पर रॉकेट के बॉटम पर 2 मिलियन गैलन की पानी की बौछार कर देते हैं, जो रॉकेट से निकलने वाले तूफानी आवाज को साइलेंसर की तरह दबा देती है और रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।